Assalamu alaikum. Welcome back to the deep learning classes. आज हम जानेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम को लिखा जाता है, इसको बनाया जाता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले। यानी अगर हम कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं किसी लैंग्वेज में, तो उस प्रोग्राम को लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है। तो वो एल्गोरिदम है क्या, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस बात पे गौर करते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम होते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। छोटा सा काम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जूता कैसे बांधते हैं, ये एक छोटा सा काम है। हम कोई प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही जूता बांध सकते हैं। ऐसे ही हम हमारे जो होम मेड रेसिपीज़ होते हैं, जो हमारे रसोई घर में किचन में जो हमारे काम होते हैं, उन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी हम कैसे पकाते हैं उनको। कोई ख़ास प्रोसीजर होता है, उनका कोई ख़ास प्रोसीजर जिसको फॉलो करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। ये छोटे से छोटे काम हो या ऐसे ही हमारे क्यों ना कुछ बड़े काम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ा काम हमारा कोई मकान बनाना हो, ठीक है, या किसी गाड़ी का डिज़ाइन हो, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम हो। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। अगर इनमें भी देखा जाए तो इनमें कैसे काम होता है, इनमें काम होता है स्टेप बाय स्टेप, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। छोटे से छोटा काम क्यों ना हो या बड़े से बड़े काम क्यों ना, बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, इसको एक प्रोसीजर के तहत स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया जाता है। हर स्टेप उसको फॉलो किया जाता है, तब जाके हम किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, हमारे वो काम अंजाम देते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी। तो ये हमारा रोज़मर्रा का काम है, मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं हम उनको ऐसे हल करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई काम अंजाम देने के लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। सो हम कह सकते हैं ये फाइनाइट रूल्स होते हैं, सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स या इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम फॉलो करते हैं या तो हमारा वो काम हो जाता है या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। तो अभी तक जो हमने देखा, मकान कैसे बनाते हैं, या छोटा सा काम हो जूता कैसे पहनते हैं, या घर में रसोई घर में जो मैंने एग्जांपल दी थी कि हम पकाते कैसे हैं, इनका एक ख़ास प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही हम एक अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो इसी प्रोसीजर को एल्गोरिदम कहा जाएगा, ठीक है। एल्गोरिदम की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी एक स्कॉलर थे, एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर और मैथमेटिशियन। इन्होंने बहुत काम किया है अलजबरा पे, और इन्होंने ही इनका जो नाम है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, ये ख्वारिज़मी इसके जगह का नाम है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखता था। वो पर्शियन इलाके में एक जगह का नाम है। तो इन्होंने ही जो है वर्ड एल्गोरिदम हमको दिया है, यानी एल्गोरिदम कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स पे, यानी जिसको हम कहते हैं हम जो हमारा आज का नंबर सिस्टम है उस पे इन्होंने किताब लिखी थी, किताब अल हिसाब अल हिंदी, और एक किताब लिखी थी, किताब अल जमा वल तफरीक अल हिसाब अल किताब। ये सारी किताबें जो इन्हें, ये दोनों किताबें हमारे पास आज नहीं है। ओरिजिनली इन्होंने अरबी में लिखा था लेकिन हमारे पास है नहीं, लेकिन बहुत सारी किताबें अभी भी इनकी मौजूद हैं, जैसे कि अलजबरा पे जो इन्होंने काम किया है वो आज भी मौजूद है। अब सवाल है कि हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत क्या है, एल्गोरिदम क्यों ज़रूरी है। एक बात तो यह है कि एक जनरल व्यू बताता हूँ क्यों ज़रूरी है एल्गोरिदम। अगर हम एल्गोरिदम नहीं बनाएंगे तो हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास कोई आइडिया होना चाहिए। जिस आइडिया को हम फॉलो करेंगे उसको एल्गोरिदम कहेंगे। तो विदाउट एनी आइडिया वी कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये तो हो उसका जनरल आइडिया कि हमें पहले डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइनिंग, या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोग्राम लिखना है, उससे पहले उसका एल्गोरिदम लिखना ज़रूरी है। एल्गोरिदम से हमें आइडिया आता है कि हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम मतलब इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिदम मतलब डिज़ाइन। कुछ और भी कुछ वजूहात हैं जिनके लिए एल्गोरिदम बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम एल्गोरिदम से एफिशिएंटली या इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारे ऑटोमेट प्रोसेसेस जो होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको अच्छा ज़्यादातर बनाने के लिए, फास्टर बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं ह्यूमन्स के लिए, डिफ़िकल्ट होते हैं ह्यूमन्स के लिए कि वो उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को मैनुअली सॉल्व करे। तो ये कभी कभार मुश्किल हो जाता है या कभी कभार इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन वो एल्गोरिदम से हम सॉल्व कर सकते हैं।
और एल्गोरिदम का इस्तेमाल सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं होता है, बल्कि कंप्यूटर साइंस में नहीं होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, फाइनेंस में भी होता है। अमूमन जो हम देखते हैं एल्गोरिदम का, या तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या तो कंप्यूटर साइंस में, लेकिन बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जहाँ एल्गोरिदम को पढ़ाया जाता है, एल्गोरिदम को समझा जाता है, या एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो इस्तेमाल पे फोकस है कि ऑप्टिमाइज़, इससे क्या हो जाता है, जो बहुत सारे फील्ड ऐसे होते हैं जिनमें प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, प्रेडिक्शंस की जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो ये थे वजह कि एल्गोरिदम क्यों ज़रूरी है। एक और है कि एल्गोरिदम ज़रूरी हैं, लेकिन एल्गोरिदम के अंदर क्या ख़ासियत होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक ये बात है कि जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हो वो प्रिसाइज़ होनी चाहिए और अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए, यानी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज़ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक फाइनाइट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो कुछ फाइनाइट टाइम होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अनलिमिटेड टाइम ले वो एग्जीक्यूशन में, तो फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो तीसरी बात यह है कि जो भी एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम लूप कहते हैं, वैसे हम प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है वो रिपीटेडली इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, वो उसी लूप में चलता रहेगा। ऐसे ही जो हमारे एल्गोरिदम हो उनका कोई डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होना चाहिए, यानी एल्गोरिदम को फॉलो करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए। तो ये हैं चंद बातें जो एल्गोरिदम में हमें ख्याल रखना है वेल फ्रेमिंग द एल्गोरिदम, जब हम एल्गोरिदम बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम इस इमेज से भी समझ सकते हैं, इनपुट आया तो सेट ऑफ रूल्स हैं, यहाँ एल्गोरिदम जिन्हें कहते हैं, तो हमें इसके बाद कोई आउटपुट निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कोई एग्जाम्पल एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम पे एक मशहूर एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th 10th क्लास में, वह है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। जो यूक्लिड ने जो डिवीजन लीमा मेथड दिया था, यानी दो नंबर अगर हमारे पास दो इंटीजर होंगे ए एंड बी, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है, एक कोफिशिएंट होता है, एक रिमाइंडर निकल आता है, ठीक है। ये तो यानी ये जो दो नंबर हैं इनको एक को हम डिविडेंड कहते हैं, एक को डिवाइज़र कहते हैं। तो उसकी एक रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट मीन्स ए यानी डिविडेंड इज इक्वल टू बी का मतलब है डिवाइज़र जिससे उसको डिवाइड किया जाएगा, क्यू कोफिशिएंट प्लस आर मतलब रिमाइंडर। तो ये सारी बातें जो है ये इसने डिवीजन मेथड में, डिवीजन लीमा मेथड में बताया था। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक एल्गोरिदम दिया था, यानी अगर हम कंटिन्यू इस डिवीजन को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र दो नंबर के दरमियान, दो पॉजिटिव इंटीजर के दरमियान हमें एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिलेगा, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी जिसे कहते हैं, HCF मिलेगा। कैसे मिलेगा, यानी हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी को डिवाइड करेंगे और इस जो हमें रिमाइंडर मिलेगा उस, यानी जैसे हमारे पास ए हमारे पास 320 था और बी हमारे पास 132, तो 320 को डिवाइड किया 132 से, तो हमारा रिमाइंडर निकला 56 को डिवाइज़र बनाया, और जो हमारा यहाँ डिवाइज़र था उसको यहाँ डिविडेंड बनाया, 132 को डिविडेंड बनाया, तो इस तरीके से फिर से डिवाइड किया, तो हमारा निकला रिमाइंडर 20। इस 20 को फिर हमने डिवाइज़र बनाया और जो पीछे वाला डिवाइज़र था 56 उसको यहाँ डिविडेंड बनाया, और ऐसे ही रिपीट करते गए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आपने 9th 10th में सॉल्व किया है, फिर भी आप इसको देख सकते हो एक बार। तो इस प्रॉब्लम को इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, और एट दैट टाइम जो हमारा डिवाइज़र होगा यानी 4, वही हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही हमारा होगा, ठीक है। ये दिया था यूक्लिड, जिसे माना जाता है द फादर ऑफ जियोमेट्री के जो फादर है, उनने हमें ये दिया था डिवीजन लीमा। तो ये एक एल्गोरिदम है, कैसे कि अगर हम, एक तो है डिवीजन लीमा वो मेथड है, ठीक है, एक है अगर इसी को हम रिपीट करेंगे इस तरीके से, तो ये एक एल्गोरिदम बना है, पहले ये स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, तो ये इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हमें HCF मिलता है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है एल्गोरिदम की, ठीक है।
अब हमें आखिरी सवाल है सर, हम एल्गोरिदम को लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसके लिखने के लिए कोई लैंग्वेज अलग से नहीं है। इसको लिखने के लिए सादा लैंग्वेज हमारी है जो नेचुरल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाएगा आप एक एल्गोरिदम लिखो कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक एल्गोरिदम लिखा है आप लोगों के लिए। देखो पहला स्टेप क्या है, हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, पहला और लास्ट स्टेप बहुत आसान है। पहले में लिखना है स्टार्ट, लास्ट में लिखना है स्टॉप। दैट मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे स्टॉप, ये दो लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो बीच में पूरा जो एल्गोरिदम है वो बीच में रहेगा। स्टेप नंबर 2, रीड ए नंबर टू n। हमने कोई नंबर रीड किया और उस नंबर को हमने n में सेव किया। ठीक है, n में हमने कोई नंबर सेव किया। अब देखो कोई भी नंबर आएगा तो हम n में लिखेंगे सर वो नंबर फॉर एग्जांपल 5 है। ठीक है, तो 5 वो नंबर है। अब देखो डिवाइड द नंबर n। ये जो नंबर हमें n में मिला, इस n को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s 4, तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा यहाँ 1 आएगा रिमाइंडर इसमें। ठीक है, एंड स्टोर द रिमाइंडर इन r। तो इस 1 को हम कहाँ रखेंगे, स्टोर r में। ठीक है, तो उसके बाद देखो इफ़ r इक्वल टू, ये यहाँ पे कंपेरेटिव ऑपरेटर है, यानी ये चेक करेगा कि r का वैल्यू अभी 1 है। 1 इक्वल टू 0, क्या 1 बराबर है 0 की, हैंस फॉल्स, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अगर ये ट्रू होता है, इफ़ r इक्वल टू, अगर r में वाकई 0 होता तो ये प्रिंट करेगा n इज़ इवन नंबर। अब यहाँ पे ये n जो r है 1 वैल्यू, तो 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, ये वाला यानी स्टेप 5 चलेगा। एल्स नंबर n इज़ ऑड। तो यानी इस टाइम भी हमारा ऑड ही है, तो ये बताएगा ऑड है। इसी तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हो 2 पे, 3 पे, 4 पे, सारे नंबर्स पे चेक करो तो ये सब पे चलेगा और इसके बाद स्टॉप। तो ये है एल्गोरिदम को लिखने का तरीका, सादा लैंग्वेज, इंग्लिश और थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत आसान है। तो दीजिए इसी के साथ साथ हमें आज की वीडियो में इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही एक अगले वीडियो के साथ।